इन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए आरडब्ल्यूए के फ्री वीकली टेस्ट का सोल्यूशन। प्यारे साथियों, यहां पर हम कर रहे हैं 2 फरवरी के एसएससी जीडी के टेस्ट का सोल्यूशन। प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 2 फरवरी के एसएससी जीडी के जो टेस्ट का सोल्यूशन है, इसमें आपको मैथ्स का पोर्शन सर करा चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद बाकी के बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीके और रीजनिंग, इसका सोल्यूशन इस क्लास में आपको मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी जुड़ गए होंगे क्लास से। भाई जो जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देंगे ताकि उन लोगों तक भी इस क्लास का सोल्यूशन पहुंच जाए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदी से, और हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्यारे साथियों, हिंदी के क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक बात बताते चलना चाहूंगी कि आपके एसएससी जीडी के लिए हिंदी की मैराथन चैनल पर अवेलेबल है। हिंदी मैराथन अवेलेबल है चैनल पर। आप सभी लोग उस मैराथन को एक बार जरूर देखें अपने एग्जाम जाने से पहले। और ये क्लास आपके लिए जो है क्विक रिवीजन का काम करेगी। अलग से कुछ पढ़ने की, नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है। एक ही क्लास में सब कुछ है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज करो, फटाफट से पूरी क्लास एक बार देख लेना ताकि आपका हिंदी में जो है पूरा स्कोर हो, यानी 20 में से 20 क्वेश्चन जो है आप सही करके आए। ठीक है, तो चलिए बताएं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा या आकांक्षा। तो छतरी वाला छा नहीं आता स्टूडेंट, यहाँ पर आताक्षा, क्षत्रिय वाला क्ष आता है, और आकांक्षा नहीं होता, आकांक्षा होता है। तो राइट क्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द ज्ञात करें। स्टूडेंट, वो मैराथन क्लास का मैं इसलिए आप लोगों को बताते चल रही हूँ ताकि आप सभी लोग उस क्लास को देख लें। जिसने भी अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, आप ही के लिए वो इतनी बड़ी क्लास बनाई है, आप ही के लिए इतनी मेहनत है। आपके एग्जाम से पहले आप उसे जरूर देख लें। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए। भाई निरर्थक कौन है? किताब क्या होता है? किताब होता है। तो किताब ही जो है यहाँ पर निरर्थक शब्द है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। जो 3 गलत हैं उनके अलावा एक सही है। जो सही है उसको आपको चुनना है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, में गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा, ये गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ये भी गलत है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम ज्ञात करें। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए वे शब्द होते हैं तत्सम। बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है? अब कुत्ता के लिए तत्सम बताओ। काक, कायर, कुकुर, कोकिल। कोकिल कोयल हो गई, कायर कोई व्यक्ति हो सकता है, काक कौवे को कहते हैं। तो राइट क्या आपका कुकुर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात करें। तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित करके लिए गए वे होते हैं तद्भव। तो वर वधु मंडप में बैठ गए। अब वधु का आपको बताना है कि जो है तद्भव रूप क्या होगा। वधु को और क्या कहते हो? लोग तो नहीं कहते वधु को, बेटी भी नहीं कहोगे, दूल्हा भी नहीं कहोगे, वधु को कहते हो दुल्हन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं डैश से सूखा पड़ता है। अतिवृष्टि का विपरीत या कहीं विलोम आप बताओ जरा जल्दी। अति का मतलब ज्यादा और अना का मतलब कम। तो यहाँ वृष्टि तो सिर्फ बारिश है, सुवृष्टि अच्छी बारिश है, लघु वृष्टि कम बारिश। लेकिन अतिवृष्टि के संदर्भ में जब आप विलोम देखेंगे तो अनावृष्टि होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। बच्चे 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे काट देंगे, सी और डी को। उनको कंफ्यूजन होगी कि लघु वृष्टि लगाएं या अनावृष्टि। तो अनावृष्टि उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रवेश का विलोम बताओ जरा। तो आप कहोगे प्रवेश जब हम कहीं जा रहे हैं, और जब कहीं से वापस आ रहे हैं तो निकास कहेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश राजासन पर बैठते ही वे बदल गया। राजासन जो कोष्टक में दिया हुआ शब्द है, इसकी जगह आप क्या भर सकते हो? राजा का आसन ही तो राजासन है, तो भास्कर नहीं भरोगे, ये तो सूर्य का जो है पर्याय हो गया। मनोहर भाई सुंदरता का पर्याय हो गया। सुगमता भी जो है
ये जो है गमन से संबंधित हो गया, तो सिंहासन यहाँ पर उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजासन, राजा का आसन या सिंहासन भी इसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। समानार्थी बोले, पर्यायवाची बोले, बात एक ही है। पक्षी, पक्षी को और क्या क्या बोलते हैं बच्चे? खग बोलते हैं, पंछी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? तो पखेरु भी बोलते हैं। राइट क्या आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कुक्कू गलत हो जाएगा, विपिन जंगल के लिए, फलक अलग हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जैसा उचित हो वैसा इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अभिप्सित, यथोचित, यथालाभ, वांछित। तो वांछित नहीं होगा, अभिप्सित नहीं होगा, यथालाभ, लाभ के अनुरूप, ये तो गलत हो गया। तो राइट क्या, जैसा उचित हो वैसा, यथोचित, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ जरा क्या होगा? नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना, दूसरों की वस्तु चुरा लेना। राइट आंसर क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है उल्टी गंगा बहाना, यानी नियम के विरुद्ध काम करना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, आग में डैश डालना मुहावरे को रिक्त स्थान की पूर्ति करके भरे, बताइए। आग में क्या डालना होता है? घी, तेल, नमक, मिर्च। तो आप कहोगे तेल, नमक और मिर्च नहीं होता, आग में घी डालना उचित मुहावरा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही डैश है जितना अध्ययन, उतना ही अनावश्यक नहीं, उतना ही प्रतिबंधित, ये भी नहीं भाई, शानदार भी नहीं होगा, उतना ही शानदार है जितना अध्ययन है। यहाँ पर तुलना करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आवश्यक सबसे उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से वाक्य पूरा होगा, मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अध्ययन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव नहीं है की आवश्यकता का चयन करें। परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। बस गलती कहाँ हुई है? यहाँ विभक्ति में हुई है, तो इसी बात को ध्यान आप रखेंगे बच्चे, को में गलती हो रही है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, को में गलती हो रही है, तो इसी को ध्यान में रखेंगे। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। मैंने बोला गलती है तो फिर इसको तो हटा ही दो। परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, तो ये यहाँ पर में लग रहा है इसलिए गलत हो गया। परिवार नियोजन से कार्यक्रमों के द्वारा, ये भी गलत हो गया। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए, सबसे उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सीता के लव और कुश 2 बेटे थे, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बेटे की जगह और क्या आप यहाँ पर भर सकते हैं? प्यारे, तनिया, वत्सला या तने। तो बच्चे बेटे के लिए क्या हो जाता है? आत्मज, पुत्र और तने। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर तने। आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। इनके पर्याय याद कर लेना, नहीं है याद तो आप जो है मैराथन क्लास जो आपको प्रोवाइड कराई है उसे जरूर देख लेना, वहां पर बहुत सारे आपको पर्यायवाची मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, और ये अपठित गद्यांश है बच्चे। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। चीता कैसा होता है? मस्त, कमाल, भयंकर या रोचक। तो आप कहोगे जी भयंकर। अब चीते से भयंकर जो है तुलना की गई अत्याचारी शासक की, तो भयंकर उचित हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा किस्सा है? नहीं। खोना है? नहीं। नाटक है? ये भी नहीं। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए, तो ऑप्शन डी एकदम उचित हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे, विरोध करे, उमंग करे, उत्साह करे, जोश करे। भैया अत्याचारी शासन का तो हम विरोध करेंगे, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 19 नंबर के लिए देखते हैं। विरोध करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने को उपाय करे। सत्ताधारी अपना क्या करे? दुर्बल करे, सुधार करे, मजदूर करे या मजबूत करे। सत्ताधारी को अपना सुधार करना है, ठीक है, यानी जो अत्याचारी शासक है वो सुधार करे। राइट क्या फिर बी हो जाएगा। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। अगर अत्याचारी शासन को सह रहा है डर से जो समाज है, तो फिर वो क्या नहीं कर पाएगा? अवनति, विवाह, उन्नति या ज्ञान।
तो आप कहेंगे उन्नति नहीं कर पाएगा, यानी तरक्की ना कर पाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये आपका जीके से शुरू होता है। यहाँ से जीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष का कार्यकाल या फिर 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सबसे उचित आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये अध्यक्ष जो है यहाँ पर दिया गया, अध्यक्ष के लिए हो या फिर सदस्यों के लिए हो, ये कार्यकाल इतना रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो अगर आपने पॉलिटी की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो आप लोग पॉलिटी की क्लासेस पढ़ सकते हैं, चाहे फिर वो आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए, जीडी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। पॉलिटी की बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको इसी चैनल पर करवाई हुई हैं। आप जाएंगे वीडियो वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में, तो आपको वो सारी क्लासेस मिल जाएंगी इजीली। तो बच्चे पॉलिटी की क्लासेस भी आप लोग देख लेना, इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगरपालिकाओं से संबंधित है? तो नगरपालिकाओं से संबंधित बच्चे भाग नंबर 9A है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? श्वसन शोध, गंडमाला, रक्तालाप, क्वाशियोरकर। तो बच्चे प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है यहाँ पर क्वाशियोरकर, और विशेषता ये बच्चों को प्रभावित ज्यादा करता है, बच्चों को प्रभावित करता है। कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा ये प्रभावित करता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2018, 24 फरवरी 2019, 1 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2021। तो बच्चे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी फरवरी 2019 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह एक डैश नर्तक थे। बताइए कौन से जो है नृत्य से जुड़े हुए थे ये नर्तक? कथक से, कुचिपुड़ी से, मणिपुरी से या सत्रिया से? तो आप कहेंगे गुरु विपिन सिंह का संबंध जो है प्यारे साथियों ये है मणिपुरी से, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति हुई किस वर्ष? हंटर आयोग शिक्षा सुधारों से संबंधित है और इसकी नियुक्ति कब होती है? 1882, 1857, 1879, 1867। तो आप कहेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चे ये जो है इसकी कब इसका गठन हुआ? अप्रैल 1882 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ? रिपन के द्वारा हुआ था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश कर दिया गया। कितना कर दिया गया अर्जुन पुरस्कार? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है बच्चे ये पुरस्कार। ठीक है, खेल के क्षेत्र में बीते 4 वर्षों का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है ना उस खिलाड़ी को देते हैं। तो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख। आप कहेंगे पहले 5 लाख हुआ करती थी इनामी राशि, बढ़ाकर 15 लाख कर दी। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते क्या है? ये क्या है बच्चे? अपने आप में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और ये हमने कहां से अपनाया है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। तो राइट आंसर मुंडकोपनिषद हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9। पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत जो है बच्चे एक पद्मावत जो है ग्रंथ, ये किसने लिखा? जल्दी से बता दो। मलिक मोहम्मद जायसी, खान शाह, शाह उल हक, रामनाथ राठौर। तो राइट आंसर पद्मावत हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये पद्मावत क्या किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने बच्चे 1540 में लिखा। ये इन्होंने एक पोयम के रूप में लिखा, बाद में इसी से प्रेरित होकर जो है ग्रंथ आगे लिखे गए और कहानियां भी बनती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उस देश का नाम बताइए जिसकी राजधानी जो है जकार्ता है। लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। मुस्लिम आबादी या कहें मुस्लिम संख्या यहाँ पर ज्यादा है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो बच्चे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है देहरादून में, और देहरादून कहाँ पर है? यूपी में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड देहरादून आप लोग लिख लेना, ठीक है, देहरादून आप लोग लिख लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? चलो एक हिंट दे दिया आपको फटाफट से कि ये नदी जो है बच्चे पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। अब जल्दी से बता दो, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कावेरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। आपका ऑप्शन ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति जो है सबसे ज्यादा सफल रही गेहूं और चावल के संदर्भ में। तो यहाँ तो ऑप्शन में गेहूं भी है, चावल भी है। तो आप कहेंगे पहले तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बढ़ा, उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर पूछा जाएगा तो फिर चावल बताना। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो बच्चे ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, जो कि चली थी 1969 से लेकर के 1974 तक चली थी, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या ए राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कंदरिया महादेव मंदिर डैश में स्थित है? जल्दी से बता दो जरा, कहां पर है कंदरिया महादेव मंदिर? तो बच्चे ये है छतरपुर जिले में। कहां पर है? छतरपुर जिले में है, एमपी में। अब आप बताओगे जरा जल्दी से मुझे कहां पर है? तो बच्चे ये खजुराहो में पड़ता है, छतरपुर के खजुराहो में, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अगर आपको पहली पता है तो दूसरी भी पता होना चाहिए। तो बच्चे अगर पहली पूछता, पहली कौन बनी थी? तो पहली बनी थी डायना एडुल्जा, डायना एडुल्जा, ठीक है, डायना एडुल्जा बनी थी पहली तो। और कब बनी थी? 2023 में, ठीक है। और अगर दूसरी पूछ रहा है आपसे तो दूसरी कौन बनी? मिताली राज नहीं, झूलन गोस्वामी भी नहीं, हरमनप्रीत कौर नहीं। राइट आंसर नीतू डेविड हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये खिताब इन्होंने जो है उपलब्ध किया 2024 में, ठीक है, 2024 में ये जो है बनी थी। आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 17, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया? बहुत सारे अंधविश्वास व्याप्त होते हैं सभी धर्मों में। आगे चलते हैं बच्चे, ये बोल रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया अंधविश्वासों का विरोध करते हुए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आपका ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिमल नहीं, बिट ये भी नहीं, बाइट भी नहीं। तो राइट आंसर क्या? डेसिबल हो जाएगा, डीबी से डिनोट करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन 19, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संबंधित है? तो आपको मैंने पॉलिटी में पढ़ा रखा, नहीं पढ़ा तो फिर आपसे बार बार कह रही हूँ, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस मौजूद है। एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना, बाद में पछताना ना पड़े। अपने समय को सही जगह यूटिलाइज करो और अपने एग्जाम की तैयारी को जो है अच्छे से करते चले जाओ। तो यहाँ पर कानून के समक्ष समानता की बात हो रही है बच्चे, आर्टिकल नंबर आपका 14, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला और जीके का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सब जानते हैं भाई, ये तो शहनाई वादक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, अब हम शुरुआत करेंगे अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस की, और रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कथन दिया हुआ है, कुछ प्रबंधक बॉस हैं, कुछ डॉक्टर प्रबंधक है। जब कुछ का संबंध देता है तो एक गोला दूसरे गोले को काटता होता है। क्या बोल रहा है ये? कुछ प्रबंधक बॉस हैं, तो मैं यहाँ पर प्रबंधक लिख दूं, यहाँ पर बॉस लिख दूं, ठीक है। आगे कह रहे कुछ डॉक्टर प्रबंधक हैं। अब कुछ डॉक्टर को प्रबंधक बनाना है तो ये लो भैया, डॉक्टर यहाँ हो गए, क्या डॉक्टर यहाँ हो गए, ये लो, ये डॉक्टर हो गए प्रबंधक वाले हिस्से में, कुछ बोला है तो। अब ये डायग्राम एकदम परफेक्ट बना है। निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ प्रबंधक अधिकारी हैं। हमने ऊपर अधिकारी कहीं देखा था? आप कहेंगे नहीं, तो बिल्कुल गलत कह रहा है ये। कुछ डॉक्टर बॉस हैं।
डॉक्टर प्रबंधक तो हैं कुछ, लेकिन बॉस तो नहीं है, हमें डायग्राम में भी नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब ये वाली बात भी ये गलत कह रहा है, यानी दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। अब जब दोनों गलत हैं तो प्यारे साथियों फिर आपका राइट क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और वो क्या कह रहा है देखें। सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 7 बच्चे हैं, MNOPQR और S एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। ऐसे खड़े हुए हैं, ये समझो इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऊपर की तरफ है तो उसी अनुरूप आप दायां बायां जो है रखेंगे। S P के बिल्कुल दाएं हैं, P के बिल्कुल दाएं हैं, तो P के तुरंत दाएं S है, और N के बिल्कुल बाएं हैं, N के बिल्कुल बाएं हैं, यानी इनके बीच में अब कोई गैप नहीं हो सकता। आगे देखेंगे जरा, M O के बिल्कुल दाएं खड़ा है। M और ये वाली लाइन अभी क्लियर नहीं होती तो बाद में देखेंगे। M और P ने अपने बीच में एक बच्चे को खड़ा किया है, तो एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया M और P के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्या कह रहे हैं, Q और N के बीच में 2 बच्चे खड़े हैं। Q और N के बीच में 2 बच्चे खड़े हैं, या तो Q इधर हो सकता है, N के बीच में 2 यहाँ हो गए, या तो Q इधर 2 हो सकते हैं, इधर Q हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, P और R ने भी अपने बीच में 2 बच्चों को खड़ा किया है। तो भाई P और R के बीच में अगर 2 बच्चे खड़े करने हैं तो फिर मुझे R को किधर बनाना पड़ेगा? R को या तो मैं इधर भी बना सकती हूँ या इधर भी। तो देखो जरा कैसे, अगर मैं मान लेती हूँ Q इस जगह है जहां अभी पेन चला, तो फिर R और P के बीच में कितने लोग खड़े होने की बात हो रही है? 2 लोग। तो 2 लोग यहाँ खड़े हो गए, यहाँ आ गया R, तो इसका मतलब Q को मैं यहाँ से हटा सकती हूँ। ठीक है, Q को मैंने यहाँ माना है अभी। आगे देखते हैं, M और O के बिल्कुल दाएं, M O के बिल्कुल दाएं में खड़ा है। M जो है वो O के बिल्कुल दाएं है, तो O यहाँ आ गया, इसके बिल्कुल दाएं हो गया M। ठीक है, ये हो गया O के बिल्कुल दाएं हो गया M। अब शुरुआत से वापस से देखेंगे, कोई चीज मिसिंग है क्या? यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ मैंने Q को भर दिया है, ये रहा Q, इसे हटा दो। अब ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। S P के बिल्कुल दाएं और N के बाएं है, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। M O के बिल्कुल दाएं खड़ा है, ये भी ठीक है। O के बिल्कुल दाएं है। M और P के बीच में एक बच्चा है, ये भी ठीक है, एक बच्चा M और P के बीच में है। आगे देखो, Q और N ने अपने बीच में 2 लोगों को खड़ा किया, ये भी बात ठीक है। P और R के बीच भी 2 लोग हो गए, ये रहे, बिल्कुल ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन है? 3 लोग इधर से छोड़ दो, 3 इधर से, बीचों बीच कौन है बच्चे? तो बीचों बीच आ रहा है P नाम का व्यक्ति। तो P राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है B हो गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चेयर का संबंध अगर स्टूल से है तो लेडर का संबंध किससे है? देखो, चेयर भी हम बैठने के लिए यूज करते हैं और स्टूल का भी बैठने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही जीना या कहूं कि लेडर का उपयोग भी हम जो है कुछ जगह किसी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है हम सीढ़ी का भी उपयोग करते हैं चढ़ने के लिए। अलमारी का तो नहीं करते, मेज का भी नहीं करते और ना शेल्फ का करते। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों से ही एक काम होना है। अगले पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उस विकल्प का चयन करेंगे जो इन जैसा हो। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे ये संख्या 125 लिखी है तो इस 125 को 125 ही समझें। इसे 1, 2 और 5 में अलग अलग तोड़कर गुणा और भाग कुछ ना करने की कोशिश करना, ये बात हमेशा याद रखनी है। और एग्जाम में इस चीज को पढ़कर, इतनी सारी चीज को पढ़कर अपना समय कतई मत गवाना, बस ये बात याद रखना। जहां पर ये इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, 13 को 1 और 3 में ना करो अलग अलग, तो समझ जाना हाँ मैम ने क्या बताया था। तो बच्चे देखो, जब भी बड़ी कोई संख्या होती है ना, हम बड़े की तरफ चलते हैं छोटे से, तो आसान हो जाता है हमें सवाल को करना। ये 125 बना कैसे होगा? तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो है 2 और 3 को जोड़ा होगा तो बना होगा 5। 5 का जो है क्यूब करूंगी तो 125 बन जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ दिया तो क्या बन गया? 8। 8 का क्यूब करूंगी तो 512। ठीक है, ऐसा ही कुछ ढूंढो, पीछे के दोनों का योग का क्यूब करना है और पहली वाली संख्या बन जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पर पीछे के दोनों को जोड़ा, ऑप्शन ए ले रही हूँ। 7 + 3 होगा बच्चे 10, और 10 का जो है क्यूब करूंगी तो मुझे मिलेगा 1000। बिल्कुल ठीक है आपका ऑप्शन है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में जो है साइंस को ऐसे लिखा तो आर्ट्स को कैसे लिखेगा? चलो जल्दी से बता दो जरा, यहाँ पर कैसे कैसे इसको लिखा गया होगा। तो आप देखो फटाफट से,
SCIENCE। साइंस को इसने लिखा TFNLWNR। अब आपसे पूछ रहे आर्ट्स को कैसे लिखेगा। यहाँ पर तो अक्षर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले वाले के साथ कर रहा है हमें भी वही करना है। S से T पर आया तो प्लस हुए 1, C से F पर आया प्लस हुए 3, I से N पर आया प्लस हुए 5, E से जो है L पर आया 5 से जो है 12 पर तो यानी प्लस हुए 7, N से W पर आया यानी 14 से 23 पर आया होगा तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं 9, C से N पर आया प्लस हुए 11 और E से R पर आया प्लस हुए 13। क्या कर रहा है ये, एक छोड़कर अगली वाली संख्या को यहाँ पर जोड़ते जा रहा है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि विषम संख्या को जोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर A में तो 1 जुड़ेगा, R में 3 जुड़ेगा और T में जो है 5 जुड़ेगा और S में 7 जुड़ेगा। तो A और 1 जोड़ूंगी तो B आएगा, R में 3 जोड़ूंगी 18 और 3 करूंगी तो बच्चे 21 यानी U आएगा और BU से आपका आंसर जो है A शुरू होता है। चाहो तो पूरा करके देख लेना। T आपका जो है 20 और 5 25 यानी Y आएगा, S आपका 19 और 7 करोगे तो 26 यानी Z आएगा। तो BUYZ आपका आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। जब एग्जाम में बैठे हो तो पूरा करने की कोशिश मत करना जब शुरू के 2 अक्षर से आपको आपका आंसर नजर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। अक्षरों को संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखे जाने पर वे श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब आएगा ना श्रृंखला को पूरे करने वाले तो इनके टोटल अक्षरों की जो है संख्या को यहाँ पर गिन लेना। ये गिनने के बाद आपको नजर आ रही है 24। ठीक है, या तो आप इन्हें जो है 3-3 में तोड़ सकते हो या इन्हें आप 6-6 में तोड़ सकते हो, जिस भी अनुरूप ये पैटर्न बन जाए उस अकॉर्डिंग आप बना लो। N के तुरंत बाद L यहाँ नजर आ रहा है, N के तुरंत बाद L यहाँ नजर आ रहा है, तो जहां पर भी जो है आपका क्या है बच्चे L नजर आ रहा है उससे ठीक पहले N होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये मैं इसे जो है 3-3 के टुकड़ों में बांटती हूँ, तो 3 के टुकड़ों में मैं इन्हें बांट देती हूँ। 3 के टुकड़ों में बांट देने के बाद ये इस तरह का जो है आपको नजर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये L है। अब देखो जरा लाइन थोड़ा और इधर, इसके बाद आप देखोगे इन्हें किस हिसाब से इन्हें बांटा गया है। तो यहाँ पर किस अकॉर्डिंग इसे कर रहा है बच्चे, तो आप कहेंगे MNL होना चाहिए, MNL होना चाहिए। यहाँ पर M आएगा, MNL। यहाँ पर क्या होगा, LNM होगा, LNM होगा और यहाँ पर MNL होगा क्योंकि यहाँ पर भी था। फिर वापस से L के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, LNM हो गया तो यहाँ पर L आना चाहिए, LNM होगा, MNL होगा, MNL हो गया, फिर LNM हो गया और MNL हो गया, LNM हो गया। तो ये पैटर्न ऐसे बन रहा है, रिपीट कर रहा है LNM को, फिर वापस से इसके अगला वाला आ रहा है MNL को। ठीक है, MNL, तो ये दो बार रिपीट कर रहा है, फिर अगले बार वापस से पहला वाला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद ये तीसरे वाला आगे जाएगा, इस अकॉर्डिंग ये आपका बन रहा है। तो आप देखो आपने क्या क्या भरा बच्चे, N भरा, M भरा, फिर L भरा, फिर M भरा, फिर N भरा और L, लास्ट में M भरा। M के बाद फिर आपने क्या भरा, MNL, M, फिर LNM, लास्ट में M हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, LMN किस में है, लास्ट में LNM इसमें है, इसमें है, ये हो गया, हट गया ये, और आपका NML से शुरू है तो यही वाला है आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है B आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नीचे दिए गए समीकरण में से कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए कि यह समीकरण जो है गणितीय रूप से सही हो जाए। तो स्टूडेंट देखो फटाफट से कैसे किया होगा इसने। तो मैं कहती हूँ पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, भाग और माइनस को बदलने को कह रहा है, तो इसकी जगह माइनस कर दूं और माइनस की जगह भाग कर दूं। तो अगर मैं 45 भाग 6 करूंगी तो ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यानी ए वाला आपका आंसर नहीं होगा। आगे देखो प्लस और माइनस को लेंगे बदलने के लिए, प्लस की जगह माइनस करने को कह रहा है और माइनस की जगह प्लस करने को ये कह रहा है, और ये बाकी चिन्ह वैसे के वैसे ही। ठीक है, और सब मिलाकर बराबर में क्या आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो ये 12 निमा 108 हो जाएगा
और 45 और 6 हो जाएगा 51, 51 की गुणा करूंगी, अगर इन दोनों गुणा करूंगी 14 नहीं में 126, तो भाई ये 126 घटा दूं अगर मैं 51 से, तो ये 5 तो आना नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा बी आपका। आगे चलो भाई, अब क्या कह रहा है ये, और किसको बदलने के लिए कह रहा है अगली बार ये कह रहा था किसको बदलने के लिए, प्लस और गुणा को बदलो, तो प्लस की जगह गुणा कर दूंगी और गुणा की जगह प्लस कर दूंगी, बाकी शुरू वाले साइन वैसे ही रखो, माइनस था, प्लस था, भाग था, गुणा था, ठीक है। तो प्लस की जगह गुणा, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर प्लस, बाकी सब साइन अपनी जगह वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं, ये सब बराबर होने चाहिए 5 के, तो कैसे करेंगे, पहले भाग करेंगे, 12 में 108, 9 6 54, यहाँ आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा 45 से, और प्लस का रहेगा 14, बराबर होना चाहिए किसके, 5 के। तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 59 माइनस 54 आना चाहिए 5 के बराबर, तो हाँ जी 5 बराबर 5 हो गया, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका, ये क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। नीचे दी गई आकृतियों में से जो है कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया है, और नीचे दी गई आकृति में से चुने कि यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई पड़ेगा। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये एरो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यानी इस कागज को एक बार और मोड़ा गया इस हिस्से से, समझ रहे हैं आप बच्चे, तो ध्यान से देखें, 3 और एक इधर लाइन है चौथी वाली, यहाँ इसको जब मैं खोलूंगी ठीक ऐसा ही ये ऊपर भी दिखेगा, ठीक ऐसा ही ये ऊपर भी दिखेगा, यहाँ पर 2 डॉट ये 2 छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं, ये नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 ये वाले एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ये भी नहीं होंगे, इस वजह से जहां पर नहीं होगा वो मैं बता रही हूँ वजह क्या है। तो ठीक विपरीत ये यहाँ पर भी आएगा, ठीक है बच्चे, ये ठीक विपरीत ये यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर तो है नहीं इस तरफ, तो ये हट जाएगा आपका ए आकृति जो है एकदम से राइट हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 जो है किसी प्रकार से संगत हैं और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का जो है चयन करें। MJHSPN WUT और एक है WTR। M से J -3, S से P -3, W से U -2, W से T -3। देखते ही पता चल गया WUT आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चाहो तो आगे कर लेना -2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, तब भी पता चल गया, सब में -3 -2 हो रहा है, इसमें -2 और 1 है, तो यानी आपका आंसर क्या WUT हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ प्यारे साथियों ये क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर लेंगे, बस ध्यान रखना दाएं बाएं का, और जब भी वर्गाकार में आता है वो करना मुश्किल हो जाता है, और जबकि जो है कैसा वृत्ताकार होती है जब आकृति या गोल मेज होती है तो आसानी से आप इन्हें कर पाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट आपके 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़े हुए एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो मुश्किल हो तो बाद के लिए छोड़ना, पहले बाकी आसान क्वेश्चंस को कर लेना, उसी सिटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन में मत पड़े रहना, क्योंकि सभी क्वेश्चन के नंबर इक्वल हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन बड़ा है टाइम ज्यादा ले रहा है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसके, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने समय को जो है ठीक से मैनेज करते हुए चलना। 8 व्यक्ति हैं, JKLMNOP और Q एक मेज गोल मेज के परितु केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N ठीक M और J के बीच में है, P और K के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है। O ठीक Q और P के बीच में बैठा है, L O के दाएं ओर से दूसरा है। जहां पर उचित मिल रहा है उसे पहले पकड़ लो, L जो है वो O के दाएं ओर दूसरा है, O को मैंने यहां लिखा, O के दाएं पहला और दूसरा, यहां कौन आ गया बच्चे, L आ गया, समझ गए। आगे चलो, आगे क्या कह रहा था, O जो है वो ठीक Q और P के बीच है, जिसका नाम पहले उसको पहले लिख दो, जिसका नाम बाद में उसको बाद में लिख दो, ऐसा अभी मान रहे हैं, जरूरी नहीं है इसी तरफ हो, ठीक है, हो सकता है P इधर हो या ये इधर हो, लेकिन जब पहले नाम जिसका है उसका रखना पहले नाम, ठीक है। N ठीक M और J के बीच में है, N जो है वो ठीक M और J के बीच में है, तो भाई यहाँ पर
n को रख सकती हूँ, तभी जो है वो किसके किसके बीच में हो सकता है, m और j के बीच में हो सकता है। आगे देखेंगे जरा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ n को रखती तो इधर नहीं रख पाती j को, इसलिए मैंने n को इसी तरफ रखा, समझ गए। अब आगे देखेंगे बच्चे, p जो है वो k के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है। p जो है वो k के बाएं ओर से दूसरा है, k के बाएं ओर से दूसरा है p। तो यहां पर मैं k को रखूं, k के बाएं ओर से पहला दूसरा, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक हो गया। आगे देखो जरा, n j के ठीक बाएं ओर है, j के ठीक बाएं ओर है, ये रहा n, ये भी ठीक है, यानी यहां जो मैंने रखा था ये बिल्कुल सही रखा था। अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि p के दाएं ओर से तीसरा कौन है, p ये रहा बच्चे, और p के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन आया दाएं तीसरा, तो आप कहेंगे दाएं तीसरा तो बच्चे m है, तो m आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दाएं तीसरा m है, ये आप लिख लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के जैसा सही प्रतिबिंब प्रतिबिंबित करेगी। तो इस आकृति को मैं लगभग यहाँ बना ले रही हूँ बच्चे, इस लाइन को ऐसे देखो आप, ठीक है, ऐसे जो है आप एज्यूम करो, जो नजदीक है चीजें वो नजदीक ही रहेंगी, ठीक है, वो पलट कर कैसे हो जाएगा, आर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, पलट कर आर ऐसा हो जाएगा। सब में दिख रहा है क्या, हाँ सब में दिख रहा है। अच्छा एक चीज और है जो आसानी से ढूंढ सकते हो, ये रेखा इधर थी, यानी ये जो है दाएं तरफ जा रही थी, ये पलटेगी जब ये रेखा, तो पलटने के बाद ये किधर दिखेगी बच्चे, बाएं तरफ दिखेगी, और बाएं तरफ किसमें दी हुई है ये रेखा, इस तरफ ये रही, ये रेखा सिर्फ सी आकृति में दी हुई है, तो सी आकृति जो है आपका आंसर हो जाएगी, और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12, और ये कह रहा है उस विकल्प का जो है चयन करें, मतलब जो शब्द विन्यास का वही क्रम दर्शाता है जिसमें कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हो, मतलब डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में आते हैं उस ऑर्डर में इन्हें लगा डालो। तो आप सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या मिल रहा है, जो सबसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या मिल रहा है, एम आई सी नजदीक होते हैं, एम आई सब में कॉमन है, हटा डालोगे आप, तो यहाँ पर आप कहोगे सी सबसे पहले आता है, ठीक है, तो 3, और उसके बाद कहोगे एस पहले है, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर एन, एन पहले आता है, तो 3 के बाद आएगा 5, 2 ऑप्शन है जिसमें 3 और 5 है, तो या तो ए आंसर है या फिर आपका सी आंसर है। इसके बाद देखोगे एस 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 सब में कॉमन है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो ए वाला पहले आएगा, यानी 3 5 1 से आपका आंसर शुरू होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रेणियों के बीच जो है सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का आप चयन करेंगे। प्याला, मेज, क्रॉकरी, तो क्रॉकरी का हिस्सा ही प्याला होता है, यानी ये क्रॉकरी हो गया, ठीक है, ये क्रॉकरी हो गया और ये प्याला हो गया, ठीक है, सभी प्याले क्रॉकरी होते हैं, और याद रखेंगे मेज अलग हो जाएगी, तो आपका राइट क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चे ये ब्लड रिलेशन का होता है, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके एग्जाम में, 2 नहीं तो 1 तो कंफर्म ही आएगा, और समीकरण वाले दे देता है ताकि आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अगर आपने ये क्लासेस अटेंड कर रखी हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को करके आ जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, एक ही भाषा में पढ़ लो, कोई सी वाली में भी, हिंदी में या अंग्रेजी में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो बता रहा है ना अर्थ में, वो a प्लस बी का अर्थ ए बेटी है बी की, यानी जो पहले वाला व्यक्ति है उसका रिलेशन बता रहा है। कई बार वो चीजों को पलट देगा, ऐसे बोल देगा a प्लस बी का अर्थ है बी बेटी है एक की, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अगर वो पलट देगा तो हम बाएं से शुरू करेंगे, लेकिन अगर उसने सही क्रम में लिखा है तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत दाएं से करेंगे, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है वो दाएं से शुरू करें आप, तो आप आसानी से इन चीजों तक पहुंच पाएंगे। चलिए समीकरण लिख लेते हैं, k माइनस एस भाग j और गुणा b प्लस का c माइनस का q, तो q कैसे संबंधित है j से, यानी q क्या लगता है j का, ये बताना है आपको, क्या लगता है या क्या लगती है जो भी है। माइनस का अर्थ क्या है बच्चे, माइनस का अर्थ है a माइनस b का अर्थ है
कि जो है ए पत्नी है बी की, यानी पहले वाला व्यक्ति क्या है, पत्नी है। ठीक है, अब जो पत्नी है इसका मतलब ये माइनस है और पुरुष है तो प्लस है, दोनों के बीच में डबल लाइन, डबल लाइन का मतलब दोनों शादीशुदा हैं। अब प्लस वाले साइन का अर्थ देखो जरा क्या है, ये पहले वाला व्यक्ति क्या है, बेटी है, ए बेटी है बी की, ये हो गई बेटी। ठीक है, ये सी और क्यू पति पत्नी और इनकी बेटी बी। अब गुणा का अर्थ देखो जरा, गुणा का अर्थ क्या है, ए पति है बी का, पति है ये, इसका पति है। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जे और क्यू का ही संबंध पूछ रहा है, अगर वो के तक पहुंचता तो हम पहुंचते आगे, आगे जरूरत नहीं जाने की। अगर सी और क्यू आपस में पति पत्नी, इनकी बेटी बी और तो बी का पति जे, तो पति क्या लगेगा, बेटी का पति क्या, दामाद लगता है। तो ये इसके संदर्भ में क्यू तो लगता है बच्चे ससुर, अगर क्यू का पूछा है तो ससुर आपका आंसर है। ये बोल रहे क्यू कैसे संबंधित है जे से, हाँ जी क्यू लगता है ससुर, लेकिन अगर जे का पूछ लेता तो जे लगता है बच्चे दामाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू का पूछ रहा है, क्यू कैसे संबंधित है, तो क्यू लगता है ससुर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन 15 में देखेंगे फटाफट से कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को आपको चुनना है। कोई भी एक आकृति ढूंढ लो, इस छोटे से सर्कल जैसी आकृति को देख लेती हूँ सबसे पहले। ये यहां से यहां आया, दूसरे में, तीसरे में ये यहां पहुंच गया, चौथे में वापस यहां आया, पांचवे में कहाँ जाना चाहिए, वापस यहां आना चाहिए। ये इसका पैटर्न है चलने का। ठीक है, दिशा के अनुरूप चल रहा है ये इस पैटर्न में, यानी यहां आना चाहिए आपका सर्कल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए और सी में से आपका कोई आंसर है। अब कोई दूसरी आकृति पकड़ लो फटाफट से। दूसरी आकृति मैंने पकड़ी है स्क्वायर जैसी शेप वाली आकृति, अगले क्रम में ये चली गई यहाँ, फिर उसके अगले क्रम में ये चली गई यहाँ, यहाँ के बाद जानी चाहिए ये यहाँ, बिल्कुल दिख रही है हमें यहाँ, तो अगले क्रम में ये यहाँ आनी चाहिए इस कोने पे, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा में। यहाँ पे तो नहीं है, तो यानी ए वाली आकृति जो है आपका आंसर हो जाएगी। समझ गए आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में आपको श्रृंखला दी है 946, 721 और उसके बाद है 552, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 350 और उसके बाद 301। ये इधर से जाएंगे आप बाएं से दाएं की तरफ तो घट रही हैं, और आपको जिधर से करना इजी लगे उधर से कर लो, वैसे घटाना ज्यादा आसान होता है जोड़ने की अपेक्षा। तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 225। आगे 11 में से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1। ठीक है, ये 169 हो गया। आगे देखो, नहीं पता क्या आएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 में से 1 9, 4 में से 0 4, और यहाँ पर ये बचा बस 49। ठीक है, 49 इनके बीच का अंतर आया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के वर्ग है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये 7 का, ये 15 का, ये 13 का, 15 के बाद 13 का है। फिर घटते क्रम में किसका होना चाहिए, यहाँ पर 11 का वर्ग होना चाहिए, फिर 9 का वर्ग होना चाहिए, फिर 7 का। समझ गए ना, ऐसे घटता जा रहा है एक एक करके। तो 11 का वर्ग कहूं, यहाँ 121 का अंतर होना चाहिए इनके और इनके बीच में, यानी इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या के और 552 के बीच 121 का अंतर होना चाहिए, यानी 552 में से 121 जो है मैं माइनस कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। 431 को अगर मैंने यहाँ रखा और ये ऑप्शंस में है तो आंसर हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ इसको रख रही हूँ 431 और 350 के बीच का अंतर देखूं जरा, 9 का स्क्वायर 9 9 81 होना चाहिए इनका अंतर। ठीक है, यहाँ पर आप रखोगे इसे तो यहाँ पर 1, ये 3, 13 में से 5 जाएगा 8, बिल्कुल सही है, 81 आ रहा है। तो यानी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा 431, ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कूट भाषा में स्टार को 55 लिख दिए, STAR करूंगी तो मुझे मिलना चाहिए 55, और CUT करूंगी तो मुझे मिलना चाहिए 42, और इसके बाद बोल रहे पेन को कैसे लिखोगे उसी भाषा में। तो बच्चे देखो जरा, यहाँ पर इनको देखते हैं, ये 19, ये 20 होता है, ये 1 होता है, और ये 18 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों और ये 20 हो गया, और 20 और 20 40, 40 और 10 50, और 8 ये तो 58 आ रहा है, जबकि ये 55 है। तो भैया आप कहोगे नहीं, ये इसका योग नहीं है, इसके विपरीत अंकों को देख लेते हैं। इसका विपरीत क्या है, H का विपरीत क्या बच्चे, यहाँ पर विपरीत लिख रही हूँ। ठीक है, विपरीत लिख रही हूँ, T का विपरीत G का, और A का विपरीत Z, R का विपरीत क्या I। ये 8 और ये कितना, ये 7, ये 26 और ये 9।
बस इन्हें आप लिख दो, इनके मान को 8 7 करोगे 15, 15 और इधर इससे 25 ले लूं 40 और ये 10 50, 50 में क्या जोड़ूं कि ये 55 बन जाए, तो प्लस का कर दूं 5, 55 हो गए। इनके विपरीत लिखूं x, u का विपरीत f और t का g होता है। ये x का मान 24, f का मान 6 और g का मान 7। अब जो जल्दी से जोड़ दो, 24 और 6 30 और 7 37, 37 में क्या जोड़ूं कि बच्चे 42 बन जाए, तो आप कहोगे 3 इधर और 2 उधर, यानी इसमें भी 5 जुड़े हैं। तो आप भी इनका विपरीत ले लें, यानी ये तो हो गए यहाँ पर विपरीत, और विपरीत का मान जो है बच्चे फिर उसमें योग करके 5 जोड़ देना। p का विपरीत k, e का विपरीत आपका होता है v, n का विपरीत m। विपरीत करने के लिए अगर आपको विपरीत याद ना हो तो दोनों के अंकों का योग 27 होना चाहिए, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, विपरीत वाली वो होते हैं एक दूसरे के जिनके अंकों का योग करने पर 27 आ जाए। समझ गए? तो यहाँ पर k का मान 11, v का मान 22, m का मान 13। अब इन्हें आपस में जोड़ डालो फटाफट से। 12 और 11 को जोड़ोगे तो 33 और 3 होगा 36 और 10 46। 46 में क्या जोड़ूं? 5 5 सब में जोड़ा था, यहाँ भी मैं 5 जोड़ दूंगी। 6 5 11 का 1 और ये रहा 5, यानी 51 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट आपसे फिर कहना चाहूंगी कि आपके जीडी एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास मैराथन करा दी है, वो आप लोग जरूर देखें। इसके बाद स्टैटिक जीके की मैराथन भी आपको जो है कल मिल जाएगी। और स्टूडेंट एक बात और बताते चलना चाहूंगी, अगर आप आरपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं तो आरपीएफ की पूरी मैराथन आपको करा दी गई है, उसे जरूर देखें। और एग्जाम अगर आपका अपकमिंग डेज में आ रहा है, अभी जल्दी में नहीं है, थोड़े और दिन है अभी एग्जाम में, ठीक है, तो बच्चे आप लोग रात वाली मैथ्स की क्लास जरूर देखा करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सर वहां पर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। चलो आंसर करो फटाफट से। 12 का संबंध 72 से बता रहा है और कह रहा है 22 का संबंध 242 से है, तो आपको बताना है 18 का संबंध जो है किससे होगा। 12 छिक 72, लेकिन 22 छिक करूंगी तो 242 नहीं आ रहा, फिर भाई क्या करूं मैं, तो 12 का करती हूँ स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा 144। 144 से 72 कैसे बना होगा, तो 2 को 2 से डिवाइड किया होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 मिला होगा। अब मैं 22 का वर्ग करने लग जाऊं तो क्या मिलेगा 484। अब 484 से 242 कैसे बना होगा, तो 2 से इसे डिवाइड करूंगी, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी कि भाई मुझे 242 मिला होगा 2 से डिवाइड करने के बाद। अब मैं फटाफट से 18 का स्क्वायर ले लेती हूँ, और 18 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 324 होता है। 324 को 2 से डिवाइड कर दो, ये 16 बार में, ये 2 बार में, 162 आपको आपका आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतःस्थापित होती घुमाने की अनुमति नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो ये आकृति अंतःस्थापित वाला जरूर आएगा और ये फ्री का नंबर दे जाता है, बस आपकी आंखें चौकन्नी होनी चाहिए, आपकी निगाह तेज होनी चाहिए कि जो है आप उसे ढूंढ पाए। घुमाना नहीं है, ये बात भी कह रहा है साफ साफ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर ये आकृति किस में दिख रही है, पहली वाली में ये लाइन यहाँ पूरी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, दूसरी वाली में भी ये लाइन पूरी नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, तीसरी वाली में तो है ही नहीं, ये आकृति बिल्कुल ही नहीं दिख रही। तो देखो चौथी वाली में कहां पर है, ये रही ये आकृति, ये रही। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हैगी ये पूरी, ये जाती हुई यहाँ पर, यानी डी आकृति जो है आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग प्यारे साथियों, डी आकृति जो है आपका आंसर होगी। आगे चलते हैं, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन पासे से संबंधित है। पासा करने के लिए हमेशा बताते आए हूं आपको, जब भी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, 2 नियम याद रखना। जब भी कोई 2 अंक, अक्षर, रंग, चिन्ह कॉमन दिए हो, बाकी बचे कुचे उनके विपरीत होते हैं, लेकिन कोई एक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घुमा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी सबके बारे में बता दोगे। घड़ी की दिशा में घुमाने से यानी दूसरा नियम लगाने से आप जो है सबके बारे में बता दोगे कौन किसके विपरीत है। लेकिन जब 2 कॉमन हो, ऐसी स्थिति में सिर्फ बचे कुचे जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, ये बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से यानी दोनों ही नियम से आपको करके बताऊंगी। पहले तो किसके विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत। ढूंढ लो जरा 6 कॉमन किसमें है, पहले और दूसरे पासे से देखूंगी। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा, 6 कॉमन है बच्चे। ये 4 लिख रहा है, अगर ना दिख रहा हो तो देख लेना। ठीक है,
6 दोनों में कॉमन है, लिख दूंगी। यहाँ 6 के बाद आएगा पहले पासे में 4 और 4 के बाद 1, दूसरे पासे में 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2। बचा कौन बच्चे? 6 के विपरीत जो हमें नहीं दिख रहा। पासे में 1 से 6 तक की तो गिनती होती है, यानी 6 ही फलक होते हैं। तो बचा कुचा है 3, तो 3 इसके विपरीत आ जाएगा। ये तो हो गया इस नियम से। एक नियम ये वाला जिसमें कि 2 चीजें कॉमन होती हैं। 2 चीजें कॉमन कहाँ कहाँ दिख रही है मुझे? अगर मैं देखने लग जाऊं बच्चे, तो दूसरे पासे में जो है 5 2 है, और चौथे पासे में भी जो है 5 2 है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। दूसरे और चौथे पासे से, सेकंड व फोर्थ से लेने पर, ठीक है, यहां पर आपको 2 चीज कॉमन दिख रही हैं, 5 2 दोनों पासों में। बचा कुचा कौन बच्चे? 6 और 3, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। बस इतना ही बता सकते हो, 6 विपरीत हो गया 3 के, और कुछ नहीं बता सकते इस वाले नियम से जो बाद में बताया मैंने कि, और अगर मैं पूछने लग जाऊं कौन किसके विपरीत है, नहीं बता सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आप इतना बता सकते हो, या दोनों चीजें कॉमन है तो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, ठीक है। ये 5 और 2 जो है कॉमन लिया हुआ है। इसमें नहीं बता सकते कि 5 2 के विपरीत है या 5 1 के विपरीत, ना बता सकते कि 4 जो है 2 के विपरीत है या 4 1 के विपरीत। बस इसमें इतना बता सकते हो जो बचे कुचे हैं, यानी 5 2 के अलावा जो बचा हुआ है 6 और 3, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपका यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होते हुए, अगर आप लोग इस क्लास से अभी जुड़े थे, आपने मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो मैथ्स की क्लास का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो है सर ने करा दिया है बच्चे। वो सॉल्यूशन भी आप लोग जरूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और स्टूडेंट, रात वाली क्लास आप लोग जरूर देखा करो, सभी क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। हिंदी की मैराथन क्लास आप लोगों के लिए करा दी गई है। समय निकाल लो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप देख सकते हो। आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आप लोग जरूर से एग्जाम को देखें। एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा कि भाई आपका स्कोर क्या रहा आज के मॉक टेस्ट में, कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपको डाउट कर रहे थे, और आपका एग्जाम कब है। मैं भी आपसे जानकर जो है इस चीज को जानकर बहुत खुश होंगी। आप सभी के लिए मेरी कामनाएं है कि आपने जो है एग्जाम की तैयारी अच्छे से की और बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।